सो वेलकम टू दिस वेबिनार ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और इसके साथ ही एटॉमिक मॉडल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उसके बारे में देखेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो आप नोट भी कर सकते हैं, एक पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए वेबिनार। फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, और आपको बताऊंगा इंसुलेटर्स के बारे में, और कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर हमको पता हो तो हम किसी भी मटेरियल के बारे में उसकी कंडक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं, जस्ट बाय फ्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके बाद हम कवर करेंगे दैट इज़ है इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। आफ्टर दैट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अच्छा, वोल्टेज भी होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम और किस नाम से जान सकते हैं? वोल्टेज के नाम से। तो इन सब टॉपिक को हम अच्छे तरीके से देखेंगे, साथ में इनके जो यूनिट होते हैं यूनिट्स को भी देखेंगे, और क्या क्या इसके फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। और अगर आप चाहें तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अगर आप बोलें तो। ओके, तो इनके यूनिट डेफिनेशंस क्या होते हैं, साथ में किस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रिक जो सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल के उसमें ये काम आएगा, आपको तो पता ही ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एनवायरनमेंट में आपके आसपास जितने भी चीज़ें आप देख पाते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? एक बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉडी बोल सकते हैं, एक पिंड बोल सकते हैं। तो ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी का जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, मतलब सबसे छोटा जो भाग होता है वो होता है एटम। ठीक है, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब होता है अणु, और एटम मतलब होता है परमाणु। इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनसे मिलकर के एक बॉडी बनती है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एटम से मिलकर के बनते हैं। तो हमने क्या किया कि हमको जानना था कि ये जो बॉडी है इसका इलेक्ट्रिकल नेचर कैसा है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल नेचर बोलें या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि निगेटिवली चार्ज्ड है या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कौन? ये बॉडी है ना। तो इसके बारे में अगर हमको पता लगाना है तो इसके एटम के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बॉडी की जो सूक्ष्मतम इकाई है, जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, वो क्या है? आपका परमाणु है। तो परमाणु के बारे में हमको पता होना चाहिए था। लेकिन मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है कि एटम को भी क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। तो इसीलिए हमने क्या किया? एटम को डिवाइड किया और उसको स्टडी किया, ताकि हम इलेक्ट्रिकल नेचर को इसके समझ सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अब एटम का एक एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका एटॉमिक मॉडल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है। किसी भी परमाणु में या किसी भी एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है,
और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स बने होते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सर्कुलर पाथ। जैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी इसमें वीक पड़ रही है, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा और आप इसको सर्कुलर ही कंसिडर करिए। ओके, सो अप्रॉक्स ये सर्कल जैसा दिख रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का सर्कल मैंने बनाया है सेंटर में, दैट इज़ माई न्यूक्लियस ऑफ माई एटम। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर बॉडी हम ले रहे हैं उसके एटम का ये मॉडल मैं बता रहा हूँ, एटम के अंदर ये कैसा दिखेगा। तो जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन को हम कैसे दिखाते हैं? P+ से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितने वैल्यू का? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन को हम कैसे दिखाते हैं? n के ऊपर 0 लिख करके, सुपर स्क्रिप्ट में 0 लिख करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वाई? बिकॉज इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 कूलम। और जो कूलम है ये आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि 11th 12th 10th में भी पढ़ते हैं। ये क्या है, चार्ज का यूनिट होता है, मात्रक होता है। ठीक है, अब देखिए सेंटर में क्या है आपका, P+ भी है और N0 भी है। और इसके जो चारों तरफ, यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 ही सर्कल बनाए हैं। ये जो सर्कल है वो क्या है, ऑर्बिट्स हैं। क्या कहलाती हैं वो? ऑर्बिट्स कहलाती हैं, मतलब कक्ष कहलाती हैं। तो ये कैसी कक्ष है? सर्कुलर, मतलब वृत्तीय कक्ष है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ओके, लेट्स हैव सम मोर स्पेस टू राइट सर्कल, सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ओके, सो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर का एक तीसरा पार्टिकल है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं E- से। वाई E- हमने यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन में वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो हमने जब एटम को डिवाइड किया तो हमने पाया ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पर हैं? अब इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके इन ऑर्बिट्स में। ये जो ग्रीन कलर के मैंने अप्रॉक्स सर्कल जो ड्रॉ किए, वैसे दिख नहीं रहे सर्कल जैसे, लेकिन आप एज्यूम करिए सर्कल हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना दिए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं इसी पाथ में। जैसे ये पाथ है ना, सर्कुलर पाथ, इसी रास्ते में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, घूमते रहते हैं। ये क्यों घूमते हैं, इसका क्या रीज़न होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न क्या है, वाई जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, अंदर क्यों नहीं गिरते या बाहर क्यों नहीं जा रहे, इसका एक रीज़न है यहाँ पे। तो इसका रीज़न क्या है वो हमको जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? किसी ने कमेंट किया है सर वॉइस क्लियर नहीं है, सो आई थिंक क्लियर आ रही होगी। नहीं आ रही तो एन कमेंट कर दीजिए, और आ रही है तो कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इसमें हमने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और ये इसमें मूवमेंट कर रही है, और इसका रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है देखिए वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन में क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 तरह की एनर्जी होती है। तो पहली जो एनर्जी होती है दैट इज़ energy because of this nucleus. It is also called as potential energy. Potential energy. तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी किस कारण होती है, क्या रीज़न है? तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, बिकॉज प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन में क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है नेचर का लॉ होता है कि जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में अपनी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है। सेकेंड जो रीज़न है यहाँ पे वो है
काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में ये पोटेंशियल एनर्जी तो होता है, लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर कोई भी बॉडी या कोई भी छोटा पार्टिकल या बड़ा पार्टिकल किस में है, मोशन में है, गति में है, तो उसमें एक तरह की ऊर्जा संचित होती है उस गति के कारण। तो उस मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी आई है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, जो उसके मूवमेंट करते तक ही बनी रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो इस ऑर्बिट में मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही दूसरे सर्कल में भी बहुत सारे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ अलग होती है, मैं उसको बता दूं आपको। जैसे ही आप न्यूक्लियस के बाद वाले, मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास वाले कक्ष को देखें, इसको मैं बोल देता हूं n=1। तो जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज की वजह से दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, वो पहले ऑर्बिट में n=1 वाले ऑर्बिट में ज़्यादा होती है और n=2 मतलब थोड़े दूर वाले ऑर्बिट में कम होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है। जो डिस्टेंस पहले ऑर्बिट का है उससे ज़्यादा डिस्टेंस दूसरे ऑर्बिट का है। तो जो दूसरे ऑर्बिट में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके दूसरे ऑर्बिट में होते हैं, वो लोग क्या हो पाते हैं, ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन से फ्री हो जाते हैं। प्रोटॉन के जो चार्ज है वहाँ से वो फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे मोशन करते हैं सेकेंड ऑर्बिट में। और फर्स्ट ऑर्बिट वाले क्या होते हैं, आपके कम एनर्जी रखते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन के ज़्यादा पास होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियस जो होता है हमारा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो ब्लू सर्कल है, इसके पास में जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होगा, ठीक है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो वो वाला क्या होगा, सबसे कम एनर्जी रखेगा वो वाला इलेक्ट्रॉन। और जो ऑर्बिट दूर में है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो क्या रखेंगे, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। और अगर आप तीसरे पर चले जाएं, n=3 या n=4 पर चले जाएं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि n2e क्या है, मेरा एनर्जी है। n2e मतलब आपके जो सेकेंड ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर ऑर्बिट है, उसकी जो एनर्जी है n2e इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n1e। दैट मीन्स पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी कम होती है, किससे, जो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि एटॉमिक मॉडल किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, और प्रोटॉन की क्या चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्जेस होते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके थोड़े डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी और ये सब डिपेंडेंट है। एटॉमिक नंबर देखिए, अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है उसी में सारे एलिमेंट्स लिस्टेड हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो उसमें हमारे जो मेन कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर में क्या है आपका, एल्यूमिनियम है, कॉपर होता है, ठीक है, और क्या होता है, सिल्वर भी आपका है, सिल्वर, इसको क्या लिखते हैं, Ag लिखते हैं। तो ये सब क्या हमारे कंडक्टर्स हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर हम कैसे देंगे, या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, उसके एक एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या, या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपने समझा कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का अगर हमको बताना है तो हमको क्या पता होना चाहिए। हमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। हमको क्या पता होना चाहिए, उसके एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा। तो चलिए हम रैंडम एग्जांपल ना ले करके सीधे एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम हमारे पास में है और इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। कितना? 13। तो अगर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस एल्यूमिनियम एलिमेंट में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं एनपी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या हो जाएंगे, 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 13 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, 13 हो गए। अब आपको क्या पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होता है, सेम चार्ज होता है, लेकिन होता क्या है, दोनों अपोजिट होता है। कैसे? प्रोटॉन में क्या होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और इलेक्ट्रॉन में माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इसका अगर आप नेट चार्ज निकालें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में एल्यूमिनियम में जो नेट चार्ज है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। नेट चार्ज इज 0 किसमें, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम में किस तरीके से हम एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात तो पक्की है, अगर आपको न्यूक्लियस बनाना है तो वो तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें बता सकते हैं कि कितने हैं, 13 प्रोटॉन्स हैं। कितने? 13 p+ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन बताना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्बिट्स बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। चाहे तो आप लोग भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन 13 हैं, लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इन ऑर्बिट्स में कैसे बांटूँ, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला को बोलते हैं 2n²। अब इस 2n² वाले फॉर्मूले में आप पहला ऑर्बिट चुन लीजिए। पहला ऑर्बिट आपका मान लीजिए ये है, जो कि n+n=1 है। मतलब n जो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे पहला जो ऑर्बिट है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब पहले ऑर्बिट की बात करते हैं तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो पहला जो हमारा ऑर्बिट है वो कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, मतलब अपने अंदर रख सकता है, वो डिफाइंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर रख सकता है, तो कितना रख सकता है हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो 2n² में आप क्या करिए, n की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो 2 इंटू n की जगह 1 रख दीजिए स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2। इसका मतलब ये है कि जो पहला ऑर्बिट है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देते हैं। तो मैं ब्लैक कलर से इलेक्ट्रॉन को बना देता हूँ। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ प्लेस कर दिया। तो अब कितने बच गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास? हमारे पास अब बच जाते हैं टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, थे कितने, 13 इलेक्ट्रॉन थे। तो कितने बच गए अब हमारे पास बच गए 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि n बराबर 2 में कितने रख सकते हैं हम, ठीक है। तो n बराबर 2 में हम कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो 2n² = 2 इंटू n की जगह आप प्लेस कर दीजिए 2, बिकॉज हमने ऑर्बिट 2 चुना हुआ है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 4। सो ये हो जाएगा 8। तो अब 11 जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे उसमें हम क्या कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सम स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड, किसी और का स्क्रीन व्यू हो रहा है। सुजीत ठाकरे, आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए, अदरवाइज आप लेफ्ट हो जाइए। डोंट डिस्टर्ब अस, थैंक यू।
So now I hope you can see the screen. Please comment once. एक बार सभी कमेंट कर दीजिए Y, अगर सभी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो। एक बार मैं इसको फिर से पिन करता हूँ। ओके, सब देख पा रहे हैं, थैंक यू। I hope now all of you can see the screen. Does anyone have any kind of problem? Khilesh Dhruv, just refresh the page. Okay, many of you getting the screen. Okay, now we will continue. Thank you, thank you. Okay, now we will continue the lecture now. So यहाँ पे हमको अब सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करेगा वो निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? 2n² का फॉर्मूला रखेंगे जिसमें n की वैल्यू हम 2 रख देंगे। तो 2 × 2² दैट इज 2 × 4 = 8। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हमको इसमें एकोमोडेट करना है। तो मैं कर देता हूँ इसमें ब्लैक कलर से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इस तरीके से 8 और इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे एकोमोडेट कर दिया हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद मैं तीसरा ऑर्बिट और लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि मैंने अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? एकोमोडेट किया है। और मेरे पास टोटल कितने हैं एक एटम में? 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब मैं n = 3 पर देखूँगा कि n = 3 पर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से 2n² का फॉर्मूला प्लेस करूँगा। तो 2 × 3 का स्क्वायर। तो जब ऐसा करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, और ये आ जाएगा 18। मैं मतलब कि थर्ड जो मेरा ऑर्बिट मैंने बनाया है, ये लास्ट वाला, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 18 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास शुरू में कितने थे? 13 थे। तो मैंने पहले ऑर्बिट में कितना कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट, तो 2 माइनस कर दो। फिर सेकंड में मैंने कितना कर दिया? 8 को एकोमोडेट कर दिया। तो अब मेरे पास बचे कितने? मेरे पास बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मेरे पास जब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं तो मैं सिर्फ 3 को ही एकोमोडेट कर पाऊंगा, क्योंकि और ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो मेरा जो सबसे आउटर ऑर्बिट है एटम के अंदर, आउटर ऑर्बिट है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक यहाँ पे दूसरा दे देते हैं और यहाँ तीसरा। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मेरे कहाँ आ गए? आउटर ऑर्बिट में आ गए। तो यहाँ तक सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो हमने ये देखा कि कोई भी एक एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो उसको हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को उनके सर्कुलर ऑर्बिट्स में बांट सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से। ये पहला ऑर्बिट है, ठीक है, और ये वाला दूसरा ऑर्बिट है, और ये वाला तीसरा ऑर्बिट है। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऑर्बिट का, ठीक है, ये नंबर बता दिया 1 2 3, तो 1 2 और 3 तीनों ऑर्बिट में से किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं जिनको भी आंसर पता है या जिनको समझ आया। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इन तीनों जो ऑर्बिट हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट, इन तीनों ऑर्बिट में से किस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। तो मुझे 3 कमेंट यहाँ पे मिल गए हैं। गजेंद्र देवांगन का कहना है कि 3 थर्ड में सबसे ज़्यादा होगी, वेरी गुड। यश का भी यही कहना है। नितेश, और 1 में कम होगी। गजेंद्र देवांगन ने बहुत सही आंसर दिया है। यश कुमार ने भी सही आंसर दिया है। नितेश साहू ने भी बहुत सही आंसर दिया है, वेरी गुड। खिलेश, मनीष, भूपेश, आपने भी सबसे अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया है। खिलेश ने भी अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। अदिति, सुचित, ज्योति, पंकज, ओके, देवेंद्र, भारती, जीना, वेरी गुड। आप सभी ने एकदम सही आंसर मुझे बताया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकता है। चलिए, मुझे लगता है इसमें डाउट बहुत कम होगा क्योंकि बहुत आसान सा चीज़ है। चलिए, अगर हम चाहें तो एक और हम एलिमेंट लेते हैं, अगर आप बोलें तो उसका फिर हम ऐसे ही ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मैं ले लेता हूँ कॉपर को ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट है कॉपर,
अपूर्वा प्लीज़ कम टू द नेटवर्क, बिकॉज बाकी लोग को आवाज़ ठीक आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे जो आवाज़ है वो सही जा रही होगी। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी लोग को आवाज़ ठीक आ रही? मैंने चेक कर लिया अपूर्वा, क्योंकि यहाँ से जो आवाज़ जा रही है मेरे एंड से वो एकदम क्लियर जा रही है। आप देखिए वहाँ पे कोई नेटवर्क का इश्यू होगा आपके पास मोबाइल पे, तो एक बार देख लीजिए, नेटवर्क में आ जाइए। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कॉपर के बारे में। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कॉपर का, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने पेज या कॉपी जो भी आप रखे हो उसमें ये कॉपर का बनाइए। ठीक है, तो अब मैं कॉपर को लेता हूँ। तो कॉपर जो है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो आपको सभी को पता होगा कि कॉपर क्या हमारे कंडक्टर है, इसके वायर्स हम घरों में यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है बताइए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 29। देखिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आयरन से स्टार्ट करिए, आयरन को Fe करके रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब अच्छे एलिमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और क्या है आपके पास? कॉपर। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस में है एटॉमिक नंबर, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आयरन का होता है 26, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो नोट करके अपने पास रख लीजिए। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 26, एंड कोबाल्ट का जो है 27, और निकेल का जो होता है वो होता है 28, कॉपर का होता है 29 एंड जिंक का होता है 30। तो ये आप बहुत ध्यान रखिए, ये जितने ऑर्डर में दिख रहे हैं ये सब काम आएंगे। देखिए जो स्टूडेंट्स लेट में ज्वाइन कर रहे हैं वेबिनार को, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेबिनार के बाद मैं आप सबके मेल पर भेज दूंगा PDF इस वीडियो का, इस लेक्चर का पूरा, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक भेज दूंगा, तो आप उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है आपको। तो एटॉमिक नंबर जो मेरे पास है कॉपर का दैट इज़ 29। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो एटॉमिक मॉडल है वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो इसका न्यूक्लियस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हमको एटॉमिक नंबर 29 है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कितने होंगे? 29 है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? यहाँ पे 29 है। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है 29 प्रोटॉन्स वो यहाँ पे आ जाएंगे पूरे न्यूक्लियस में, और इसके चारों तरफ क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, ऑर्बिट बनेगा, सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे। तो मान लीजिए ये पहला ऑर्बिट है और ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है। इस बार सर्कल मेरे अच्छे बन रहे हैं, और इसके बाद में ये मैंने तीसरा, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ, तीसरा ऑर्बिट है। तो चलिए फिलहाल हम 3 ऑर्बिट तक ही जाते हैं। अब इसे नंबरिंग कर लेते हैं हम ऑर्बिट्स की। ये मान लीजिए हमारा पहला ऑर्बिट है, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है, और ये हमारा तीसरा ऑर्बिट है। तो देखिए पहला जो ऑर्बिट है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, वो फर्स्ट ऑर्बिट कैसा है हमारा, कितना एकोमोडेट करेगा? तो हमको तो फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो पहला हमको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? 2n²। ठीक है, तो जब हमारा फर्स्ट कंडीशन में n = 1 लेते हैं, मतलब क्या है, एक पहला जो हमारा ऑर्बिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें? 2 × 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास बताइए? 2 आ रही है। इसके बाद जो सेकंड है ये क्या है? n = 2। तो यहाँ पे 2 × 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? 8 आ जाएगी। फिर थर्ड में देख लेते हैं कितना आ जा रहा है, n = 3, और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 9 दैट इज़ 18। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट है इसलिए मैंने 3 तक का निकाला है। ठीक है, अगर आप चाहें तो चौथा का भी आप देख सकते हैं कितना आता है इसमें। n = 4 करिए तो आपको आ जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 2 × 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मिल गया 32। मतलब 4 अगर ऑर्बिट यूज़ करें तो हम इस तरीके से 2, 8, 18 और 32 में बांट सकते हैं। तो आप ये सीक्वेंस याद रख लीजिए, 2, 8, 18 एंड 32 को।
तो पहला क्या है, पहला जो रहेगा ऑर्बिट, ठीक है, यहाँ ऑर्बिट लिख लेते हैं। तो ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं यहाँ पे। दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 18 और चौथे के लिए 32। तो इस तरीके से हमको इसमें यूज़ करना है। अब देखिए 29 है हमारे पास टोटल, ठीक है। अब 29 में कितना कर दो, -2 कर दो। तो -2 करेंगे मतलब 2 हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। ये पहला मैं ब्लैक स्मॉल ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ओके, कुछ लोगों ने आंसर दिया था एटॉमिक नंबर का, वेरी गुड। तो ये 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए पहले ऑर्बिट में। दूसरे ऑर्बिट में 8 लेने हैं, तो क्या करूँ मैं, इसमें 8 ले लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो -8 करता हूँ मैं इसमें। इसके बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच रहे हैं। कितने बच गए, 19 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 हमने एकोमोडेट कर दिए हैं। तो ये जो 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, देखिए अब यहाँ पे 19 बच गए, 19 - 18 करते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे। तो 18 हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे किस में आ गए, थर्ड ऑर्बिट में आ गए। अब कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बताइए, वो आ जाएगा हमारे लास्ट ऑर्बिट में। लास्ट ऑर्बिट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा चौथा ऑर्बिट होगा। तो इस चौथे ऑर्बिट में हमने 1 इलेक्ट्रॉन हमको बचा है, ठीक है। हम इसमें टोटल कितना ले सकते हैं, 32 तक ले सकते हैं, लेकिन हमको बस 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑर्बिट इस तरीके से हमको अगर आ जाता है करने, तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल बहुत आसान है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको इसमें जो कंसेप्ट है वो समझाना चाहता हूँ। 2 कंसेप्ट इसमें होते हैं, 2 टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिकल में। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, ये आप अपने दिमाग में क्वेश्चन करिए, किसी को आता है तो वो टाइप भी कर सकते हैं कमेंट में। और जो दूसरा हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरह से समझाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे माइक ऑन करके। चलिए फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मॉडल आप इस तरीके से बना लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बनाने के बाद आप देखते हैं कि जो आउटर ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट, जैसा कि इसके केस में, कॉपर के केस में हमारा जो आउटर ऑर्बिट क्या है, 4th ऑर्बिट इज़ द आउटर ऑर्बिट इन आवर केस। तो इस ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मॉडल को अगर आप देखें, किसी भी एक एटम के आखिरी ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी भी एलिमेंट के एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर में कितने हैं, देखिए कॉपर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सिर्फ 1 क्या है कॉपर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉपर में कितने अवेलेबल हैं, सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए कॉपर में क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत कम होती है, 1 होती है। इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले मैं आपको इसके पहले जो मैंने लिया था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कमेंट में कि इसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई बता सकता है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके, भास्कर, निशांत, मनीष, भारती, कैलेश, सबका आंसर मेरे पास आ गया है। तो सभी ने बोला है 3। क्यों 3 हुए, क्योंकि इसका जो लास्ट ऑर्बिट है दैट इज़ 3 और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसलिए क्या होगा, करेक्ट आंसर है सभी का, वेरी गुड। मतलब मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, जो एटम के लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the last orbit, in the last orbit of atom। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन पर जाने से पहले है ना, मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के कंडक्टर होने को या उसके सेमीकंडक्टर होने को या उसके इंसुलेटर होने को बताता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर इज समथिंग विच कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इंसुलेटर वैसे मटेरियल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता। और सेमीकंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी। तो रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उनके टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने पर क्या होता है, कंडक्टर की तरह वो बिहेव करने लगते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसको मैं NV से रिप्रेजेंट करूं, अगर NV मेरे को क्या बताए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है किसी भी एलिमेंट में, अगर इसकी संख्या को NV रिप्रेजेंट करता है, तो अगर पहला केस बताता हूँ, NV जो है अगर वो क्या होता है, ग्रेटर देन 4 होता है, ग्रेटर देन 4। ध्यान रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ग्रेटर देन 4 होती है तो आपका जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल होगा, किस तरह का मटेरियल होगा वो बताइए, गेस करिए, कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग अगर आपको पता है तो। किस तरह का मटेरियल होगा, चलिए कमेंट नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ वो किस तरह का। अच्छा, एक कमेंट आ गया, देखते हैं किसने बताया। वेरी गुड, पुनीत राम ने बताया है, बहुत बढ़िया पुनीत। वो क्या होगा, कंडक्टर। नहीं पुनीत, आप थोड़ा सा इसमें रॉन्ग कर गए। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से ज़्यादा है, क्या है, 4 से ज़्यादा है, तो किस तरह का मटेरियल होगा, इंसुलेटर होगा। क्या होगा, इंसुलेटर होगा। क्यों इंसुलेटर होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, कम है 4 से, तो क्या होगा, वो कंडक्टर होगा। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा क्यों वो कंडक्टर होगा। इसके बाद थर्ड है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर होगी तो वो कैसा होगा, सेमीकंडक्टर होगा। क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 8 पॉसिबल है, मैक्सिमम जो हम देखते हैं मटेरियल्स, इसकी वजह से हमने लिया है। उसमें डीप में नहीं जाते, हमने 4 ये ऐसा रूल अब समझ लो, क्योंकि उसमें जाएंगे तो आपका काफ़ी वेबिनार का टाइम निकल जाएगा। तो हमने जितने टॉपिक्स लिए हैं दैट वी कांट कवर। सो एक बार मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, आप ये देखिए कि अगर बाहरी अच्छा, इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को हमको समझना ज़रूरी है इसके लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले मैं आपको बताता हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सबसे आउटर ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, और आउटर ऑर्बिट में होने की वजह से इसकी जो एनर्जी होती है, आउटर ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये आसानी से अगर बाहर से अगर कहीं से थोड़ा भी एनर्जी इनको मिलता है तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, एनर्जी को ले करके इस ऑर्बिट से फ्री हो जाते हैं, मतलब इस ऑर्बिट से ये निकल जाते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरह से कोई एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, ठीक है, और ये पहले से ज़्यादा एनर्जी वाला था क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट में है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में से, है ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट के किसी भी एक एटम से सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया है, ठीक है। ठीक है पंकज वर्मा, वेरी गुड, सही कमेंट किया आपने। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी आपका जैसे कॉपर है, एक एलिमेंट है, तो कॉपर के अंदर अगर आप देखें, कोई भी एटम को देखें तो कॉपर के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो उसका जो हर एटम है उसके अंदर से आप सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकते हैं, कोई भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप फ्री कर सकते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये अगर लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको निकालना आसान होगा, मतलब जितने कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में उनका निकलना आसान होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अगर 4 तक होते हैं, 4 से कम होते हैं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है। और देखो कोई भी चीज़ है, बता रहा हूँ मैं, इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, तो ये जो एटम है ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करके क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, किसमें से, एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा जो एटम है ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इस एटम में वो बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो जो एटम होता है वो 2 भागों में हम उसको और हाइपोथेसिस कर सकते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव आयन बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और एक एटम से एक ही निकल सकता है। अब बात आते हैं संख्या में। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो सेल है, बता रहा था मैं, 2, 8, 18 इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो इसमें 8 को स्टैंडर्ड माना गया है और 8 के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है 2 हाफ में। तो अगर 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होता है, आसान होता है, ईजी होता है, ठीक है। और 4 से अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना ईजी होता है। मेरी बात समझना, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान किस में होता है, जब हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को इसमें डालना कब आसान होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो आपको पढ़े होंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वगैरह। तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के पार्ट में नहीं जाऊंगा आपको, बट थोड़ा डीप में पढ़ाया हूँ मैं अभी। तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कम संख्या में हैं तो उनको इस लास्ट ऑर्बिट से बाहर निकालना आसान होता है, और अगर ज़्यादा हैं तो उनको बाहर निकालना कठिन होता है, ठीक है। अब इसमें डालना नहीं है हमको, क्योंकि ऐसा नहीं होता, डालते नहीं हैं, इससे निकाला जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमको निकालना पड़ता है। तो जिन मटेरियल्स में 4 से कम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से कम होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कम इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, आई होप। तो आपको ये समझ आ गया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर वो 4 से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। अगर 4 से कम है तो कंडक्टर होगा, और बराबर है 4 के तो सेमीकंडक्टर होगा। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इन मटेरियल्स के। तो कंडक्टर में आप बता सकते हैं, देखिए सिल्वर होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, ये सब क्या है, आपके कंडक्टर्स हैं, ऐसे एलिमेंट जिसमें 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर ऐसा चीज़ होता है जिसमें 4 से ज़्यादा होते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे बताइए इंसुलेटर में। इंसुलेटर में आपका ड्राई वुड हो सकता है, ये भी क्या काम करता है, एज ए इंसुलेटर काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं इंसुलेटर के, जिसमें भी आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा है, ओके। इसके बाद सेमीकंडक्टर में आप देखिए सिलिकॉन है हमारे पास, जर्मेनियम होता है, तो ये प्योर क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें कोई भी डोपिंग या शुद्धियाँ अभी नहीं मिलाई गई है। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से
इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम अलग कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया स्टार्टिंग से अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंप्लीट किया, जो एटॉमिक मॉडल के साथ मैंने बताया आपको। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लिया। अब अपने जो 4 टॉपिक बचे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का तो हमने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो सबसे पहले फंडामेंटल जो है, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, हाँ गोल्ड भी होता है कंडक्टर, वेरी गुड। बेस्ट कंडक्टर आपका ये है, कॉपर है। इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है और चीप पड़ता है, इसलिए ये हर जगह यूज़ किया जाता है। और भी लोग कई कई देते हैं एग्जाम्पल, लेकिन कॉपर बहुतायत में यूज़ होता है, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। और एल्यूमिनियम, पूरे ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो सब एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता है दैट कैन बी गिवन बाय n इंटू ई। सो Q इज इक्वल टू n इंटू ई। देखिए चार्ज का जो यूनिट है वो हम क्या लेते हैं, कूलम लेते हैं। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होने वाला चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन में सबसे कम चार्ज होता है, सबसे कम पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो वो होना चाहिए, ठीक है। किसी को स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो रही है क्या? पुनीत का मैसेज आया है, उनको स्क्रीन पर प्रॉब्लम हो रही है। ओके, बाकी लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सब वाई कमेंट कर दीजिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ओके पुनीत, देखो बाकी सबको दिख रहा है, तुम्हारा नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। एक बार पहले अपना नेटवर्क वगैरह चेक कर लो कि बाकी लोग को दिख रहा है, मतलब मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाकी लोग को भी ना दिखे तब उस टाइम पे फिर मैं अपना कुछ चेंज करूँगा, अभी तो ठीक है। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है हमने कितना निकाल लिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एक्सपेरिमेंट करके हमने फाइंड किया, ठीक है। तो टोटल जो चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी पदार्थ में या किसी सब्सटेंस में, तो वो हम कैसे निकालते हैं, Q बराबर NE। मतलब यहाँ पे जो E है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, और N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है यहाँ पे N का मतलब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताता है N, और E क्या बताता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम हो गई। तो इस तरीके से चार्ज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई थॉट। इसके बाद टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक हम यहाँ पे उठा लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक वायर लेते हैं, चलिए ये हमने यहाँ पर एक वायर यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए एक कॉपर का वायर है और इसके 2 एंड हैं, ठीक है। ये 2 एंड हम यहाँ पर ले लेते हैं और ये 2 एंड पर हम क्या लगाते हैं, कोई भी बैटरी या कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से, इधर प्लस इधर माइनस ऐसा लगा देते हैं। तो क्या होता है कि कॉपर में होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम उसको किसी सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं
अभी मैं बताऊंगा वोल्टेज क्या होता है, लेकिन आप अभी फिर भी इसको समझ लीजिए कि वोल्टेज से हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है, ऐसा मूवमेंट करने लगते हैं और किधर जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। क्यों? क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, ये नेचुरल लॉ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पर अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। वाई? बिकॉज जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या करता है, निगेटिव जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। तो ये रिपेल करता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगते हैं और ऐसा पाथ अपना कंप्लीट करते हैं। तो जो करंट होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो करंट एक ऐसा कंसेप्ट बताया गया है कि वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये कैसे काम कर रहा है हमारा, देखिए करंट क्या होता है, करंट होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हमने कैसे बताया, कैपिटल क्यू से, इसलिए यहाँ पे क्यू लिख रहा हूँ। अब इस चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको माइनस निगेटिव टर्मिनल से कहाँ आने में, पॉजिटिव टर्मिनल में आने में जो टाइम लगेगा, तो वो टाइम को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो डिवाइड बाई अगर टी करें तो ये बन जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई का जो फॉर्मूला दिया जाता है करंट का, वो कैसे दिया जाता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट के बारे में देखते हैं, करंट की यूनिट के बारे में। तो करंट का यूनिट क्या होता है, तो क्यू जो है चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब होगा, ठीक है। और टाइम किस में रहता है, सेकंड में रहता है। तो करंट का जो यूनिट है वो क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकंड, या इसको क्या लिखते हैं, C बाई एस, कूलम्ब पर सेकंड। लेकिन इस चीज़ को किसने बताया था, इस चीज़ को बताया था हमारे एम्पियर ने। तो एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया, करंट का कंसेप्ट दिया था, इसलिए उनके नाम पर इसका यूनिट क्या रखा गया, एम्पियर। इसीलिए आप करंट को क्या पढ़ते हो, एम्पियर में पढ़ते हो, इसकी रीडिंग एम्पियर में लेते हो। लेकिन इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट कूलम्ब पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इस कॉपर वायर से, यहाँ पे मैंने जो कॉपर वायर लिया हुआ है, इस वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, कितना, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में इस कॉपर वायर के थ्रू फ्लो हो गए। 1 एम्पियर करंट इस वायर के थ्रू फ्लो होने का मतलब ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में इस वायर के थ्रू फ्लो हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो करंट का जो सिग्निफिकेंस है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो करंट है वो हमको ये बताता है कि कितना चार्ज कितने समय में किसी चीज़ से होकर के फ्लो हो गया है। किसी चीज़ में मतलब ये वायर की बात कर रहे हैं या कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो किसी कंडक्टर में कितने समय में कितना चार्ज, कितना आवेश फ्लो हो गया, वही क्या है, आपका करंट है। तो मुझे लगता है करंट के बारे में आप सभी को समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ में आ गया, और दोनों के यूनिट के बारे में भी समझ में आ गया। तो इसके बाद हमारे जो 2 कंसेप्ट बचते हैं, पहला कंसेप्ट है पोटेंशियल का और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो उस पर हम चलते हैं। सो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, देखिए कोई भी बॉडी है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई बॉडी ए है, ये मेरे पास एक बॉडी है। तो इस बॉडी की एबिलिटी या आप बोलें कि कैपेबिलिटी, जिससे ये कुछ वर्क कर सके, ठीक है, ऐसी एबिलिटी इसकी जिससे ये क्या कर सके, कुछ वर्क कर सके। किस तरह का वर्क, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक में क्या होता है, सर्किट्स होते हैं, वायर्स होते हैं, और उन वायर्स में करंट कैसे फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन या चार्जेस के फ्लो होने के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। मान लो मेरे पास कोई सर्किट है इस तरीके से, और ये मेरे पास एक बैटरी है,
ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बैटरी ना बोल करके एक वोल्टेज सोर्स है, एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल कितना है, मान लो 5 वोल्ट है, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक कॉपर वायर यूज़ किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ऐसे 5 ओम। तो जब मैं कोई वोल्टेज लगाता हूँ किसी वायर के क्रॉस, तो होता क्या है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। इस तरीके से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो होने का जो कारण है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जैसे करंट मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है, करंट के फ्लो होने का कारण ये है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरीके से माइनस से पॉजिटिव मतलब निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे फ्लो हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये फ्लो हो रहे हैं। ये फ्लो क्यों हो रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं इस पोटेंशियल की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी ए है जिस पर कुछ चार्ज है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर +5 कूलम का चार्ज इस बॉडी के पास में है, तो अगर कोई यहाँ पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज आ जाता है, पॉइंट चार्ज, जिसका जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो पॉजिटिव बॉडी है ये क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करने का कोशिश करेगा, अपने से दूर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा किसी फोर्स F से। तो ये जो फोर्स लगेगा और इसके पॉइंट चार्ज में जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल d, मतलब इस जगह से ये खिसक करके कहीं और खिसक जाएगा जितना इस बॉडी का स्ट्रेंथ होगा। तो कोई बॉडी अगर वो चार्ज है किसी वैल्यू से, जैसे कि 5 कूलम से यहाँ पे चार्ज है, तो वो क्या करती है, अपने आसपास के दूसरे चार्ज को क्या करती है, फोर्स करती है, फोर्स लगाती है उनके ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से उनमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वही जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है ये क्या बनाते हैं, वर्क डन बनाते हैं। तो जो वर्क डन होता है आपका, वर्क डन दैट इज इक्वल टू F इंटू डी। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके कारण लग रहा है, इस चार्ज्ड बॉडी के कारण, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पॉइंट चार्ज का हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी पॉइंट चार्ज या कोई भी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको क्या करना है, आपको उसको मूव कराना है। अगर ये मूव कराना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला दिया जाता है F इंटू डी से, मतलब फोर्स को जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या आता है, वर्क डन, दैट इज W आता है। तो यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है। तो जो वर्क डन है आपका, ठीक है, जो कि किसी बॉडी के द्वारा किया जाता है, किसमें, किसी भी चार्ज को मूव करने में, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। जैसे बॉडी ए है, इसमें जो चार्ज है मान लो कैपिटल Q है, क्या है, ये बॉडी ए है जिसका जो चार्ज है क्या है, कैपिटल Q है, और ये क्या, कितना वर्क करता है, किसी पॉइंट चार्ज पर W वर्क करता है। तब हम इसका जो पोटेंशियल है कैपिटल V से दे सकते हैं, और ये पोटेंशियल बराबर होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी बॉडी का, मान लो A बोल देते हैं क्योंकि हमने A बॉडी लिया हुआ है, तो A बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज इट हैज़ एंड द वर्क डन। ओके, सो हमारा जो बॉडी A है वो किसी चार्ज पर कितना वर्क कर रहा है, हमारा बॉडी A किसी चार्ज पर कितना वर्क कर रहा है और उस पर कितना चार्ज अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर VA हम लेते हैं तो ये होता है W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज। अब यहाँ पे इसका यूनिट देखने की ज़रूरत है। तो यूनिट कैसे आप देखेंगे, तो यूनिट आप ऐसे देखेंगे कि वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। आप ये नोट कर लीजिए। तो कैपिटल J से जूल को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवाइड बाई चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम होगा। और इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसका एक्चुअल में क्या होता है, जूल पर कूलम।
तो हमारा जो पोटेंशियल है वो ये बताता है, जैसे हमने इस सर्किट में देखा कि ये जो सर्किट है इसमें 5 वोल्ट का क्या है, बॉडी है, वोल्टेज सोर्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ताकि ये इस सर्किट में क्या हो सके, मूव हो सके। तो ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल इस पर वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर या चार्जेस पर वर्क कर रहा है, इसको इस सर्किट में मूव कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर मान लो किसी बॉडी पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, देखिए मैं मान रहा हूँ कि कोई एक बॉडी ए है VA, जिस पर कितना पोटेंशियल है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो अगर उस बॉडी पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, उस केस में इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई बॉडी ए है मेरे पास और उसमें कितना है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बॉडी है आपका ए, वो 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क कर सकती है। कोई बॉडी ए किसी 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क कर सकती है। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट है, तो वो 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क कर सकती है। अब मान लेते हैं कि उसी बॉडी का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसके 2 मतलब आप निकाल सकते हैं। पहला कि ये जो 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल है बॉडी ए पर, वो बॉडी किसी 1 कूलम के चार्ज पर 5 जूल का काम कर सकती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का काम कर सकती है। मैंने काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट पर बताइए कि आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आ गया तो वाई कमेंट करके बताइए, ताकि हम आगे का टॉपिक डिस्कस करें। अगर किसी को स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि नेटवर्क का इशू सब जगह बना हुआ है। मैं कम से कम 3 सिम यूज़ करता हूँ, तब जा कर के मैं स्टेबल हो पाता हूँ। तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, मैं भी एक गांव से ही ये सब कर रहा हूँ। ओके, मैक्सिमम ने समझ लिया है ये टॉपिक। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। ओके, पंकज का स्क्रीन शो नहीं हो रहा था। पंकज आप एक बार और डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए, शायद आ जाए। ओके, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, और उसके सिग्निफिकेंस को यहाँ पे समझा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, वोल्टेज के बारे में समझेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं टॉपिक ले लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए हम लोग 2 बॉडी यहाँ पे लेंगे। पहली बॉडी है मेरे पास बॉडी ए और दूसरी बॉडी है बॉडी बी। तो अभी तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये कितना है, +5 वोल्ट बॉडी ए का, और जो बॉडी बी का पोटेंशियल है इसको मैं ले लेता हूँ 3 वोल्ट। ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए VA मान लेते हैं इसका पोटेंशियल, और यहाँ पे बॉडी बी का पोटेंशियल VB ले लेते हैं, जो कि है +3 वोल्ट। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल A जो है, बॉडी A का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है बॉडी B के पोटेंशियल से। इसी को हम कंपेयर अगर करें तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कोई 2 बॉडी है हमारे पास, इसको हम क्या करें, यहाँ पे जोड़ देते हैं, और इसके बीच का हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे ±VAB लिख सकते हैं। तो जो आपका VAB होगा ये होगा VA - VB। तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 3 दैट इज़ 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच का। तो बस यही कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का।
लेकिन इसका और भी एक फिजिकल मतलब है, वो भी आप समझ लीजिए। इसको हम और क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए बॉडी ए से बॉडी बी तक अगर किसी 1 कूलम चार्ज को आपको लेकर के जाना है, कितना, 1 कूलम चार्ज को बॉडी ए से बॉडी बी तक आपको अगर क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बताइए क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए। इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना जूल वर्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी 1 कूलम चार्ज को बॉडी ए जिसका कि पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से लेकर के कहाँ ले जाना चाहते हैं, बॉडी बी तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों बॉडी के बीच का, उसके बराबर का वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल रहा है, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का मतलब क्या है, वोल्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, वोल्ट होता है कूलम पर सेकेंड। तो आप क्या मान लीजिए, सॉरी कूलम पर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, वोल्ट का मतलब मैंने आपको बताया था जूल पर कूलम। तो यहाँ पे 2 जूल पर कूलम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम के चार्ज को अगर बॉडी ए से बॉडी बी तक लेकर के जाना है तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, 2 जूल का वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम को अगर लेकर के जाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई 2 पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है, मान लो बॉडी ए एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल क्या है, +5 वोल्ट है, और बी का पोटेंशियल क्या है, +3 वोल्ट है। तो अगर किसी चार्ज को आपको 1 कूलम का कोई चार्ज है उसको मूव करना है इसके बीच में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका मिला करके चार्ज क्या है 1 कूलम है, तो इसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना है ए से बी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल निकाल लो पहले, पोटेंशियल निकाल लो तो 2 वोल्ट आया। अब 2 वोल्ट का मतलब क्या है, 2 जूल पर कूलम, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 2 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कूलम के चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, 2 कूलम के चार्ज हैं, तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। एक कूलम के चार्ज पर 2 जूल वर्क करना पड़ रहा था, तो अब 2 कूलम होंगे तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, 4 जूल का वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब कूलम बढ़ गए। वैसे ही जैसे जैसे कूलम बढ़ते जाएंगे, चार्जेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही वर्क डन हमको जो करना है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए हर चीज़ रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप क्या कह सकते हैं, चार्ज का जो मूवमेंट है वही कराना होता है इलेक्ट्रिकल में। तो हमारे पास 2 बॉडी मैंने बताई, इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये 5 जूल वर्क कर सकता है बॉडी ए, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, 5 वोल्ट है। 1 कूलम पर कितना वर्क कर सकता है, 5 जूल का। और ये बॉडी बी है, ये कितना कर सकती है, 3 जूल का कर सकती है। लेकिन अगर आपको बॉडी ए से बॉडी बी तक ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि किसी 1 कूलम के चार्ज पर आपको वर्क कितना करना है, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। तो 1 कूलम है तो आपको 2 जूल, 2 कूलम है तो 4 जूल, 3 है तो 8 जूल, 6 जूल होगा। तो इस तरीके से वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यही क्या है, आपका वोल्टेज को बताता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको ईएमएफ के बारे में कि हमारा ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके नाम से ही क्या स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स को क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वोल्टेज से अलग होता है, ये वोल्टेज के जैसा होता है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, तभी तो 2 अलग अलग वर्ड हैं। तो इनको कभी मिक्स मत करना, इनके यूनिट सेम होते हैं हमेशा, इनके यूनिट क्या होंगे, वोल्ट में होते हैं, लेकिन आप इनको कभी एक मीनिंग मत समझना, ये सब अलग अलग होते हैं, तभी तो 2 वर्ड है ना। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मोशन फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है
मैं सर्किट बना लेता हूँ। इसमें आपके पास एक बैटरी है, तो ये बैटरी का सिंबल मैंने बना दिया और बैटरी का ईएमएफ कैपिटल ई से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं मानता हूँ कि 5 वोल्ट क्या है, चलो 4 वोल्ट ले लेते हैं, 5 अभी अभी लिया था, 4 वोल्ट ले लेते हैं। ये बैटरी का क्या है, ईएमएफ है। और इस बैटरी के साथ में 2 वायर कनेक्टेड हैं, अलग अलग वायर पीस। तो दोनों ही वायर पीस का जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, 2 ओम है। इसका भी 2 ओम है और इसका भी 2 ओम है। और इनके जो सिरे हैं इनका जो नाम है क्या है, ए, इसका बी, यहाँ पे सी और इसका डी। तो यहाँ पे मैं इसमें आपको ये समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज में, और ये भी समझाऊंगा कि ईएमएफ क्या होता है। अब देखिए होगा क्या कि अगर चार्ज को 1 कूलम चार्ज को मेरे को यहाँ प्लस पॉइंट से पूरा सर्किट से होते हुए घुमा करके माइनस तक लाना है, तो मुझे उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको फोर्स देना पड़ेगा। तो बैटरी क्या करता है, किसी 1 कूलम चार्ज को फोर्स देता है या उस पर वर्क करता है, ठीक है। तो कितना वर्क करेगा वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऑब्स्टिकल कितने हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं, बैटरी का अगर जो पोटेंशियल है कितना है, ईएमएफ है, सॉरी पोटेंशियल नहीं, ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है 4 वोल्ट पोटेंशियल होने का, कि हर 1 कूलम चार्ज को, मान लो यहाँ पे क्या है 1 कूलम चार्ज है, तो हर 1 कूलम चार्ज को ये बैटरी कितना एनर्जी देगा, 4 जूल की एनर्जी देगा। कितना, 4 जूल की एनर्जी। तो अगर 2 कूलम चार्ज है तो कितना देगा, 8 जूल की एनर्जी देगा। इस तरीके से ये डिवाइड होता है। तो अगर ईएमएफ किसी बैटरी का 4 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि हर कूलम को वो कितना एनर्जी देगा, 4 जूल की एनर्जी देगा, और कंटिन्यूसली देगा ही, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है बैटरी। तो वो क्या करता है, अगर 4 वोल्ट उसका पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 जूल पर कूलम, मतलब कि 1 कूलम के चार्ज को कितना एनर्जी देगा, वो 4 जूल की एनर्जी देगा। और उस एनर्जी से क्या करेगा कोई कूलम, कोई मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मूव हो जाएंगे इस सर्किट के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं ये जो कूलम 1 कूलम चार्ज है, इसको 4 जूल की एनर्जी मिल गई, तो ये कहाँ पहुँचा, पॉइंट ए पर पहुँचा। यहाँ पर ये 1 कूलम चार्ज पहुँच गया। अब इस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो उसको कितना एनर्जी चाहिए होगा, कितना एनर्जी रिक्वायर होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है, या क्या बोलना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको गिवन है 2 वोल्ट का। क्या गिवन है, 2 वोल्ट का पहले से गिवन है, और ये बैटरी का गिवन था। तो इस 2 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 2 जूल पर कूलम। इसका मतलब ये है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आपको जाना है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 जूल पर कूलम है, तो 1 कूलम के चार्ज को कितना एनर्जी रिक्वायर होगा, 2 जूल का। अच्छा, अब यहाँ से जब 1 कूलम निकला था तो कितना एनर्जी था उसके पास, 4 जूल की एनर्जी थी। तो जब वो इसको क्रॉस करेगा तो अपनी 2 जूल एनर्जी को खर्च कर लेगा, और खर्च करने के बाद जब वो बी पॉइंट पर पहुँचेगा 1 कूलम चार्ज, तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 2 जूल की एनर्जी बच जाती है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि इसके पास अब कितनी एनर्जी बच गई, 2 जूल की। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। और जो ईएमएफ है वो एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। एक 1 कूलम के चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, बैटरी, जो कि ईएमएफ डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, खर्च करवा रहा है उसका एनर्जी, क्योंकि 1 कूलम एनर्जी कूलम जो चार्ज है वो ए पॉइंट से कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट पर, और कितना एनर्जी खर्च कर रहा है, 2 जूल की एनर्जी को खर्च करता है। अब सी से डी के बीच का भी हम ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। तो इसका मतलब भी हो गया कि सी से डी तक जाने के लिए इस कूलम 1 कूलम के चार्ज को क्या करना पड़ेगा, 2 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो ये सी पहुँचता है और डी तक अगर इसको जाना है तो गया, और यहाँ पे जब 1 कूलम पहुँचता है तो उसके पास 0 जूल एनर्जी बचती है। तो मतलब उसने क्या किया, 2 जूल एनर्जी यहाँ पे खर्च कर दी ए से बी के बीच, और सी से डी के बीच भी उसने 2 जूल एनर्जी खर्च कर दी।
और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, निगेटिव टर्मिनल पर पहुँच जाता है। तो इस तरह से एक कूलम जो है चार्ज वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं और बैटरी से कितना एनर्जी लेते हैं, 4 जूल की एनर्जी, और फिर ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है उसके कारण यहाँ पे खर्च करते हैं 2 जूल एनर्जी, फिर सी से डी तक 2 जूल एनर्जी को खर्च करते हैं और उसके बाद फाइनली अपने निगेटिव टर्मिनल पर पहुँच जाते हैं। फिर ये बैटरी क्या करता है, निगेटिव से पॉजिटिव अपने अंदर से लेकर जाता है चार्ज को और फिर से इसको कितना दे देता है, 4 जूल की एनर्जी दे देता है। और उस एनर्जी के साथ फिर से ये जो कूलम है 1 कूलम का चार्ज है ये फिर से इस सर्किट से फ्लो होता है। तो किसी भी चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, फोर्स मिलता है उसको, तभी तो वो इसमें मूव हो पाता है। दैट फोर्स इज गिवन बाय ईएमएफ, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन मोशन फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है दैट इज़ ड्रॉप, मतलब कि वो क्या करता है, इसके एनर्जी को खर्च करवाता है। इसको मूव होने में क्या है, एनर्जी चाहिए होगी, कितनी चाहिए होगी एनर्जी ए से बी तक जाने में, उस चीज़ को कौन बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया है टॉपिक। अगर आ गया तो वाई कमेंट करिए, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। सो आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। ओके, कमेंट आ रहे हैं। ओके, थैंक यू, सबके कमेंट आ गए, सबको समझ आ गया। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा।